अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक। अच्छा, आज जो हम जिस स्टैंडर्ड पे हम बात करेंगे वो है IAS 16 जिसे PPE भी कहते हैं। ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये हम उसका स्टैंडर्ड आज पढ़ेंगे, उसके बारे में सारा डिटेल में पढ़ते हैं। पहली बात, PPE है क्या? लेकिन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऐसा नहीं है। ये है प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, PPE। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी इसमें चीज़ें आती हैं। एक चीज़ सबसे पहले मैं बताता चलूँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सपोज। इसमें क्या आता है, लैंड है, आपके पास प्रॉपर्टी है, यानी वो चीज़ जो 12 महीने या 12 महीनों से ज़्यादा आपको एडवांटेज दे, इकोनॉमिक बेनिफिट दे, वो आपको IAS 16 में आती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका बिज़नेस है, अगर आपका लैंड का बिज़नेस है, आप ज़मीन ले रहे हो, ज़मीन बेच रहे हो, तो वो एज अ कंसिडर होएगा एज इन्वेंटरी। उस पर IAS 2 लगता है। ठीक है, अगर इन्वेंट्री है तो वो डिफरेंट है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप गाड़ी लेते हो, गाड़ी बेच रहे हो, गाड़ी लेके गाड़ी बेच रहे हो, तो वो आपकी इन्वेंट्री बन जाएगा, तो आपका वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं बनेगा। प्रॉपर्टी इक्विपमेंट उसी में आएगी जो चीज़ आप 1 साल से अपने यूज़ में रखोगे, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, राइट टू डायरेक्ट है, राइट टू यूज़ है, वो वाली चीज़ आप जो है वो आप उसे कंसिडर कर सकते हो एज एन एसेट। ठीक है, आपने एक जैसे हम लोगों ने किया हुआ है, अगर एक तो ये एग्जांपल दे दी मैंने, एक है कि आपने प्लांट रखा हुआ है, PPE आपके पास है मोर देन 12 मंथ्स के लिए, इसके ऊपर लगेगा IAS 16। हम अब तीसरा पढ़ते हैं। अगर तो आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपने उसे रेंट पे दिया हुआ है। ठीक है, आपने उसे जो रेंट पे दिया हुआ है, प्रॉपर्टी ऑन रेंट। ठीक है, आपने रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है और आप उसका रेंट ले रहे हो, तब भी IAS 16 लगेगा, क्योंकि वो आपका एसेट है। अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, प्रॉपर्टी लेके, और आपने इसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, आगे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए किसी और को दे दिया, यानी कि आपने किसी को जैसे आपके पास 4 फ्लोर हैं, उसमें से 1 फ्लोर आपने अपने पास रखा है, बाकी 3 आपने दे दिए, इन्वेस्टमेंट की है, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसीडर होगा, उस पर IAS 40 लगेगा उस पर। यानी इसके इस तरह से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट चीज़ के ऊपर। ठीक है, इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको, इसकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे मेजरमेंट, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, ये वो इनिशियल मेजरमेंट उसमें पढ़ते हैं। ओके, कौन कौन सी चीज़ें आपने इनिशियल कॉस्ट में डालनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपने ओरिजिनल कॉस्ट में डालनी है। कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस या लिस्ट प्राइस, जितने का आपका वो एसेट आया वो तो आपने इसमें डालनी है। कैश डिस्काउंट, अगर तो कैश डिस्काउंट है ना, तो वो तो इससे लेस नहीं करना। सबसे ये मेन चीज़ याद रखना कि जो कैश डिस्काउंट है वो इससे लेस नहीं होता। जो कैश डिस्काउंट है वो आपको कैश पे अपने पेमेंट अर्ली पेमेंट पे मिलता है, वो उससे कॉस्ट का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए वो इससे लेस नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रेड डिस्काउंट हो, वो लेस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, अगर आपके पास डिस्काउंट चल रहा था ट्रेड में, तो उस पर आपको मिल गया या आपने बार्गेन, तो वो वाला इसमें से लेस करेंगे आप।
वो वाला स्टैंडर्ड इजाज़त देता है लेस करने की। इसके बाद और कौन सी है, इंपोर्ट ड्यूटी। एनी कॉस्ट to any cost to be incurred to make that machine or plant in working condition, you have to capitalize it। जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, आपने बाहर से मंगवाया है एसेट फॉर लाइक किसी और कंट्री से मंगवाया है, आपने कस्टम ड्यूटी दी है, आपने इंपोर्ट ड्यूटी दी है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ अपने ट्रांसपोर्टेशन यानी आपने अपने बिल्डिंग तक लेके आने के लिए उसको एक्सपेंस दिए हैं, वो इंश्योरेंस, सब चीज़ें इसमें आती हैं। इंस्टॉल कॉस्ट। उसके बाद क्या है और ये सारी बात इसमें प्रोफेशनल फ़ीस, अकाउंटिंग फ़ीस और कॉस्ट ऑफ एसेट सब आता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें और हैं जो मेन पढ़ने वाली हैं। प्री प्रोडक्शन टेस्ट, यानी कुछ ऐसी मशीन होती हैं जो पहले जो है ना वो प्रोडक्टिव नहीं होती, उनमें से कुछ वेस्ट निकलना ही होती है, उसके बाद वो प्रोडक्टिव होती हैं, ठीक है। तो वो प्री प्रोडक्शन टेस्ट ये वाली हमें जो है ना वो आपने इसमें डालनी है। जैसे उसका वेस्ट होता ही होता है, उसके बाद वो वर्किंग कंडीशन में आती है। आप ऐसे समझ लें जैसे आपने कहते हैं ना, आप जब नई मोटरसाइकिल लेते हो, मोटर बाइक लेते हो, तो फिर उसकी रनिंग करते हो आप, तो आप उसको चलाते हो, उसको एक बार गेट टू नो विद द बाइक, और बाइक विल गेट टू नो यू, इस तरह से सारी बात है, वो आपने इसमें कैपिटलाइज करनी होती है। फिर आ जाता है जो आखिरी बात हम बताएंगे वो है, ये मैं आपको आगे जाके भी पढ़ाऊँगा, कंपल्सरी डिस्पोजल कॉस्ट। इसको अभी आप छोड़ दो, इसको मैं अभी बताऊँगा बाद में। कि ये आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने ये कहा है कि आपका एक प्रोजेक्ट है, आपने बोला कि मैंने ना ऑयल निकालना है समंदर से। आप समंदर में जाके डिगिंग करोगे, समंदर की जो सरफेस है, जो अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कोर सरफेस है, उसको आप डिग करोगे, उसको ख़राब करोगे, उसके अंदर मशीन लगाओगे, ठीक है। आपने मशीन तो लगा दी, उसके बाद आप कहते हो मैं 20 साल निकालूंगा। 20 साल के बाद आप एस्टिमेट लगाते हो कि 20 साल तक ये ऑयल निकालेगी, फिर इसके अंदर से ऑयल ख़त्म हो जाएगा 20 साल के बाद। तो जब 20 साल के बाद आपने उसे सही भी तो करना है वापस, जो आपने उसको ख़राब किया वो सही भी करेगा, जो ख़राब करेगा वो सही करेगा। तो आपने उसे ख़राब तो कर दिया, अब आपको सही भी करना है उसे। तो ये एक कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट है। और क्योंकि फिर क्या होता है, जब समंदर के ऊपर प्लांट लगाते हो, मिलियंस यू स्पेंड ऑन द प्लांट, फिर मिलियंस यू गोना स्पेंड ऑन डिस्पोजल, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी आपको उतना ही पैसा लगाना पड़ता है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। अब दो चीज़ें हैं इसमें, एक चीज़ है क्या, ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होएगी या नहीं होएगी, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात जो है ट्रेनिंग कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज। हम लोग ट्रेनिंग कॉस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, कैपिटलाइज क्यों नहीं कर सकते हैं? सबसे मेन वजह उसकी ये है, जैसे आपको मैं बताऊं, मैंने सपोज करें अपनी चार्टर्ड अकाउंटिंग फर्म में एक बंदा रख लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेनिंग अकाउंटेंट रख लिया, उसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। जो मैं उसके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ ना, जो मैं पैसा उस पर लगा रहा हूँ वो मैं अपने कैपिटलाइज नहीं कर सकता, मैं उसे एसेट नहीं कंसिडर कर सकता। सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि वो मेरे पास उसका कंट्रोल नहीं है, मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है उसका। कल मुझे छोड़ के चला जाए, कल वो रिज़ाइन कर दे, कल उसे कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो मेरे पास तो जो भी मैंने कॉस्ट लगाई होगी वो तो कैपिटलाइज नहीं कर सकता मैं। तो इसलिए ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती। सिर्फ इसकी एक्सेप्शन है, दो तरीक़ों से ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सेप्शन है, दो को हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं ट्रेनिंग कॉस्ट। दो एक्सेप्शन कौन सी है, यूएस एयरफोर्स ट्रेनिंग कॉस्ट, एंड एक तो ये है क्योंकि आपको पता है कि जो यूएसए है वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है अपने ट्रेनिंग में, अपने जो है फाइटर जेट्स, जो पायलट्स हैं फाइटर जेट, जो विंग कमांडर्स और ये वो सब की ट्रेनिंग मिलियंस में
एक एक बंदे के ऊपर वो मिलियन स्पेंड करते हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि इस केस में आप कैपिटलाइज कर सकते हो। और यूएस आर्मी आप ऑलरेडी इसको कैपिटलाइज कर रही है इस एक्सपेंस को, क्योंकि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि भाई अगर तो आप हमें छोड़ के गए तो आप फिर कमर्शियल एयरलाइन, किसी भी कमर्शियल एयरलाइन पे प्लेन नहीं उड़ा सकते 10 साल तक। या फिर वो कहेंगे कि आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट करो, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आप 10 साल तक किसी हमें छोड़ के रिज़ाइन नहीं करेंगे, हमारे साथ ही काम करेंगे, हमें छोड़ेंगे नहीं। तो ये दे मेड देम टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम। और दूसरा, यूके में बहुत कंपनीज ऑलरेडी, मैं यहाँ पे हूँ, ये बहुत सी मेरी कंपनी का ऑफ़र नहीं करी, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ACCA की फ़ीस, ACCA की ट्रेनिंग सब कॉस्ट बियर करती हैं। हाँ ये है, मेरी कंपनी ने यहाँ पे मुझे पेरोल की ट्रेनिंग, मुझे यहाँ पे वैट की ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दी है और कंपनी पे करती है उसका। तो वो कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर ये होता है, फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई अगर तो हम आपको रिज़ाइन करेंगे तो ये ट्रेनिंग कॉस्ट आपको वापस करेंगे, अगर तो हमने 5 साल से पहले रिज़ाइन किया, अगर नहीं तो इस तरह से होता है, ठीक है। ये चीज़ें तो मैंने आपको क्लियरली बता दी। ये स्टैंडर्ड तो है तो बहुत आसान, जैसे आपने ये F3 में भी पढ़ा होगा, आपने F7 में भी, और आगे SBR में भी पढ़ेंगे। इसमें बेसिक से लेके चलता हूँ मैं अब आपको। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल तो हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कौन सा एक्सपेंस आपने कैपिटलाइज करना है और कौन सा नहीं करना। विच एक्सपेंस टू बी which expense to be capitalized और which is not। 3 एक्सपेंस हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं, 3 चीज़ें हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। पहला, अगर तो आपका ये एक्सपेंस, आपने सपोज करें आपकी मशीन ख़राब होगी, आपने रिपेयर की, रिपेयर कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, रिपेयर एक्सपेंस कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, रिपेयर तो कैपिटलाइज नहीं हो सकती। विच एक्सपेंस टू बी कैपिटलाइज, हम उसकी बात करते हैं। एक केस जिसमें अगर तो आपने एक्सपेंस लगाया है, आपने ख़र्चा किया उस मशीन के ऊपर, और उस खर्चे ने इंक्रीज़ इकोनॉमिक लाइफ, उस खर्चे ने क्या किया, एसेट की लाइफ बढ़ा दी। एसेट की जहाँ पे 10 साल थी, अब वो ख़र्चा करने के बाद आपने वो मशीन का एक पार्ट चेंज कर दिया, तो जहाँ पे 10 साल मशीन ने चलना था, अब वो आपको 12 साल देगी। अब 12 साल तक वो लाइफ हो जाएगी उसकी, 2 साल बढ़ गई, तो इसका मतलब है इकोनॉमिक लाइफ बढ़ गई। तो इस केस में ये एक्सपेंस जो है ये कैपिटलाइज कर सकते हो आप। दूसरा केस, यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ, इंक्रीजेज इन एफिशिएंसी। अगर तो ये एक्सपेंस आपने लगाया, आपने पहले पुरानी मशीन थी आपके पास, ठीक है, अब आपने नई मशीन लगाई, उसमें मशीन वही है लेकिन आपने उसमें एक ऐसा पार्ट लगा दिया जिस पे वो अब आपको जो है ना यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। पहले वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अब ये मशीन के एक्सपेंस लगाने के बाद, वो पार्ट चेंज करने के बाद अब 15,000 यूनिट बना रहा है वो। पहले 10,000 बना रहा था, अब 15,000 बना रहा है, ठीक है। यानी चेंज आया है ना, इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ गई इसकी। पहले वो आपको सिर्फ 10,000 बना के दे रही थी, चलें सपोज करें पहले 100 बना के दे रही थी, अब जो है वो 150 यूनिट बना के दे रही है, यानी इकोनॉमिक लाइफ, उसकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ गई। तो इस केस में भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो। और तीसरा केस कौन सा है, डिक्रीज इन कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी कि जहाँ पे पहले आपके सपोज करो एक ऐसा मशीन है आपके पास जिसमें पहले 10 बंदे काम करके उसको मशीन को चलाते थे,
पहले 10 बंदे काम करके उस मशीन को चला रहे थे, उसको ऑपरेट कर रहे थे। अब आपने कैसा ऑटोमेटिक पार्ट लगा दिया उस पर कि अब वो सिर्फ 2 बंदों के साथ ही चल सकता है। प्रीवियसली 10 people were operating it. Now only 2 people are operating it. पहले 10 लोग काम कर रहे थे, अब 2 लोग काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यू सेव्ड 8 people सैलरी। आपको इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ ना इसमें भी। तो इन 3 केसेस में 1, 2 एंड 3 कैपिटलाइज कर सकते हो। कैपिटलाइज इन 1, 2 एंड 3। अगर ये 3 चीज़ें हुए, अगर तो आपने ख़र्चा किया सब्सिक्वेंट, उसकी लाइफ बढ़ गई, या फिर उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, यानी कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गया यूनिट, या फिर पहले 10 लोग काम करते थे उस मशीन पे, अब से 2 लोग चाहिए हमें, बाकी वो मशीन खुद ही ऑपरेट करती है। तो इन तीनों केसेस में जो भी आप खर्चा लगाओगे वो आप एसेट कंसीडर कर सकते हो, उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो, एसेट की कॉस्ट में डाल सकते हो। अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसमें से डेप्रिसिएशन निकालनी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। कंपनी ने सपोज करें एसेट लिया, कंपनी बॉट मशीन फॉर 10,000। ठीक है, 10,000 की मशीन ली। लाइफ, यूज़फुल लाइफ कितनी है, सपोज करें इसकी है 5 years। एट एंड ऑफ year 2 company did subsequent expense of $6,000. This expense increases life of asset to 6 years। देखें, ठीक है, अब हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने रिक्वायर्ड क्या है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर 3 के एक्सट्रैक्ट बनाने हमने, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब आप चेक करो, इसमें एक चीज़ देखो, कंपनी ने मशीन ली 10,000 की, 5 साल उसकी लाइफ थी। 2 साल के बाद कंपनी का क्या हुआ, सब्सिक्वेंट एक्सपेंस, यानी कि वो उसमें ख़राब हो गया, जो भी है कंपनी ने 6,000 और पैसा लगाया उस पर, एक्सपेंस किया 6,000। इससे क्या हुआ, उसकी लाइफ बढ़ गई 6 साल। देखें, पहले कितनी थी, 5 साल, अब कितनी होगी, अब होगी 6 साल, यानी 1 साल लाइफ बढ़ गई। तो मैंने अभी ऑलरेडी पढ़ा है कि स्टैंडर्ड ने आपको इजाज़त दी है कि अगर तो आपकी लाइफ बढ़ जाए, इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, तो फिर आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हो। ये देखें, ये मैं टाइमलाइन बनाता हूँ यहाँ पे। ये ईयर 0, यहाँ पे आपने कॉस्ट आपने लिया एसेट, यहाँ पे आपका आ गया 1, ये आ गया ईयर 2, सॉरी ये ईयर 1, ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3, ये 3। ठीक है, इस पे आपने कॉस्ट कितनी थी आपके पास, देखिए इस पे कॉस्ट कितनी थी, 10,000। ठीक है, 10,000 आपके पास थी। लाइफ कितनी थी, लाइफ इसकी थी 5 साल। तो डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, जैसे हमने बताया था डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं कि कॉस्ट ऊपर, नंबर ऑफ़ ईयर्स नीचे, लाइफ कितनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ लाइफ। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। लाइफ कितनी है, इस तरह से। अब आप देखो, इसमें हम लोगों ने डिवाइड किया तो कितनी आ गई, 2,000। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 2,000। इसका मतलब इस साल कंपनी ने यूज़ किया, यहाँ से यहाँ तक कंपनी ने यूज़ किया, 2,000 लग गए। पहले साल के एंड तक कंपनी के पास कितना पैसा, कितने नेट बुक वैल्यू कितनी होगी 10,000 का एसेट था, 2,000 की कम होगी, तो कंपनी के पास कितना आ गया, अभी कंपनी के पास पहले साल के आखिर तक 8,000 NBV आ गई, नेट बुक वैल्यू आ गई
पहले साल 2000, फिर अगले साल आपने 2000 का ख़र्चा किया या वो डेप्रिसिएशन निकाली, नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन 2000 एंड पे। यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू, 8000 पहले थी और 2000 आपने डेप्रिशिएट किया, और अब आपके पास आ गई 6000। ठीक है, 2 साल के। अब यहाँ देखे लिखा हुआ है कि 2000 ईयर टू में क्या हुआ था, ईयर टू में आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंस लगाया 6000, तो इसकी आपने इसको कैपिटलाइज करना है। अब नेट बुक वैल्यू कितनी थी, 6000 पहले थी। ठीक है, उस 6000 पहले थी, उसमें से ये 6000 उसको हम और ऐड करेंगे, इसमें 6000 और ऐड करेंगे सब्सिक्वेंट एक्सपेंस के नाम से। यानी कि जो आपने, अब आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, नेट बुक वैल्यू अब आ गई आपके 12000 होगी। अब आपकी वैल्यू जो है कॉस्ट की, जब वो आपकी जो एसेट की वैल्यू है पहले 6000 थी, अब आपने 6000 खर्चा और किया और ये स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया मेट करता है, तो इसीलिए हम इसको ऐड कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो कैपिटल में इसको ऐड किया तो कॉस्ट होगी 12000। तो ये मैंने फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब हम इस तरह से इसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो न्यू डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे वो निकालते हैं हम। अब आपके पास कॉस्ट कितनी है, अब हमारे पास आ गई 12000, ये वाली 12000 आ गई। आ गई। अब डिवाइड करेंगे, इसमें स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं वरना माइनस स्क्रैप वैल्यू करते हैं। अब देखें कितनी लाइफ होगी, पहले कितनी थी 5 साल, अब होगी 6 साल। पहले थी 5 साल, उसमें से 2 साल तो आपने यूज़ कर ली। ठीक है, पहले कितनी थी 5 साल, जिसमें से 2 साल तो आपने यूज़ कर लिया। अब कितनी लाइफ होगी 6 साल, यानी 6 साल अब ईयर्स हैं, तो आपने कितने साल यूज़ कर लिए, 1 साल और 2 साल, 2 साल यूज़ कर लिए। इसका मतलब है 2 साल अगर आपने ईयर्स यूज्ड। अब आपके पास कितनी रह गई होगी रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ कितनी है अब 4 साल। ये देखें, इसको अब यहाँ पे ले आओ, 4 साल। अब कितनी आ गई डेप्रिसिएशन, अब आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई इसकी 3000 डेप्रिसिएशन होगी। अब इसमें डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी, 3000 निकलेगी इसमें। अब आपके पास नेट बुक वैल्यू कितनी होगी ईयर 3 के आखिर में, 12000 नेट बुक वैल्यू थी पहले, उसमें से डेप्रिसिएशन अब इस साल कितनी हुई, 3000 इस साल हुई। अब कितना आ गया, 9000 आ गया। ये बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी और ये वाली वैल्यू जो है ये चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, ये क्वेश्चन की समझ आ गई आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लूँ यहाँ पे। नॉन करंट एसेट है फॉर सपोज करें 20,000 का डॉलर्स, लाइफ 10 ईयर्स, इसकी लाइफ है 10 साल। आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंस किया एट एंड ऑफ ईयर 3 फॉर, अब आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंस किया सपोज करें 21,000, पहले कितना था 20,000, अब कितना किया 21,000 आपने और किया इसका। ठीक है, इससे क्या हुआ, दिस एक्सपेंस increases the efficiency। इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक लाइफ नहीं बढ़ी लेकिन एफिशिएंसी बढ़ गई। इस केस में कैसे करेंगे, इसमें फिर ऐसे ही करते हैं, लाइन बनाता हूँ मैं। यहाँ पे कॉस्ट क्या है, 0 ईयर पे कॉस्ट है हमारे पास 20,000। ठीक है, कॉस्ट आ गई 20,000। अब हम लोग करेंगे, जैसे हमारे पास है 10 साल, इसमें चले लाइन तो नहीं बना सकता, इससे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं,
एक मिनट, अब हम करते हैं। कॉस्ट है इसकी 20,000, ठीक है। इसमें से ईयर 1 में यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगी। पहले साल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। 20,000 है कॉस्ट, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ ईयर है 10, नंबर ऑफ़ लाइफ, नंबर ऑफ़ रिमेनिंग ईयर्स, लाइफ ईयर्स, ठीक है। कितनी आई? 2,000। पहले साल आपके 2,000 निकल गए, ठीक है। ईयर 2 में कितना निकल गया? 2,000। फिर ईयर 3 आया, आपने लिखा हुआ है ईयर 3 के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे पूरे साल की तो लेंगे ना डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितनी होगी? ये आ गई 8,000, यानी कि अब आपकी 6,000, ठीक है। 6,000 निकल गया तो ये आ गया 14,000। अब आपके पास आ गई कॉस्ट। नेट बुक वैल्यू तीसरे साल के आखिर में आ गई 14,000। अब आप देखो, आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंस किया, यहाँ पे ये लिखा हुआ सब्सिक्वेंट एक्सपेंस किया 21,000, और इंक्रीजेज द लाइफ, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ा है इसका, इससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिला है। तो अगर इकोनॉमिक बेनिफिट मिला है तो इसको कैपिटलाइज करेंगे, तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंस को कैपिटलाइज करेंगे, 21,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो अब आ गया ये 35,000। अब आप देखो कितने साल आपके पास लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स, 10 ईयर्स लाइफ, ठीक है। ऑलरेडी यूज़ कितनी कर ली है आपने? 1 साल, 2 साल, 3 साल, आपने 3 ईयर्स ऑलरेडी यूज़ कर ली है, यूज्ड, ठीक है। अब पीछे कितना रह गया? 7 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ। अब नेट बुक वैल्यू कितनी आई है? कॉस्ट कितनी है? नेट बुक वैल्यू है 35,000। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन निकालेंगे 35,000 डिवाइडेड बाय 7 ईयर्स, कितनी आएगी? 5,000। अब आप देखो, और ईयर 4 के बाद नेट बुक वैल्यू कितनी आएगी? नेट बुक वैल्यू ऑफ ईयर 4 आफ्टर, लगा लो आफ्टर ईयर 4 कितनी आएगी? 35,000 थी, 35,000 इन दोनों का डिफरेंस, और 5,000 इस बार डेप्रिशिएट हुआ है, तो कितनी आएगी? 30,000। ये 30,000 जाएगा SOFP पे, ये सारा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और ये वाली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये एक्सपेंस है ना। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? अगर आपको कुछ समझ नहीं आता ना, तो सबसे बेस्ट यही है कि आप वापस में जाके मेरी रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो, वापस में जाके यही लेक्चर सुन सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, बहुत लंबा है स्टैंडर्ड, इसी के लिए मैं टाइम थोड़ा कम यूज़ कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यू कैन सी टुडेज़ डेट, यू कैन सी हियर today's date. I don't think you can see. If you see here on the top, today's date and time as per UKID date and time. Okay, next question करते हैं। Company bought car for 40,000, लाइफ इसकी है 5 साल, ठीक है। फिर क्या हुआ? देयर वॉज एन एक्सीडेंट एट एंड ऑफ ईयर 2, यानी कि दूसरे साल के आखिर में एक्सीडेंट हो गया, एंड रिपेयर कॉस्ट कितनी लगाई है आपने? रिपेयर कॉस्ट की 4,000। इस एक्सीडेंट की वजह से दिस एक्सीडेंट reduces life of asset to 4 years। चलें जनाब, इस केस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट बनाते हैं।
क्वेश्चन क्या है, कंपनी ने गाड़ी खरीदी 40,000 की, $40,000 की, लाइफ थी 5 साल, लेकिन साल के दूसरे साल में, यानी कि 5 साल की लाइफ में दूसरे साल के आखिर में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आपने गाड़ी रिपेयर करवाई, 4,000 आपका एक्सपेंस लगा, और उसने पहले जहाँ पे 5 साल लाइफ थी, अब गाड़ी से 4 साल यूज़ हो सकती है उस एक्सीडेंट की वजह से। अब इस केस में कैसे करेंगे, चलें वो बनाते हैं। अभी कॉस्ट कितनी थी, 40,000 कॉस्ट आ गई, ये वाली 40,000 कॉस्ट। डेप्रिसिएशन पहले निकालते हैं, पहले साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, 40,000 डिवाइडेड बाई 5 रिमेनिंग लाइफ। डेप्रिसिएशन आपने निकाली इसकी, सपोज करें 8,000 पहले साल में, ईयर 1। ईयर 2 में फिर डेप्रिसिएशन 8,000, ठीक है, कितना आ गया अब 24,000। गाड़ी की जो वैल्यू थी, नेट बुक वैल्यू गाड़ी की आ रही थी एंड ऑफ ईयर 2 24,000। अब आपने गाड़ी के ऊपर ख़र्चा किया रिपेयर कॉस्ट, अब आपने गाड़ी पे जो ख़र्चा किया है, और ये मैंने बताया ऑलरेडी मेरे पहले कि रिपेयर कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, तो जो गाड़ी का ख़र्चा किया आपने वो सीधा का सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इस पे ऐड नहीं करेंगे। रिपेयर कॉस्ट नो, कैन नॉट बी कैपिटलाइज। रिपेयर कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इस केस में अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो क्या जाएगा, इसमें डेप्रिसिएशन जाएगी दूसरे साल की ऑफ ईयर 2। मैं बना रहा हूँ दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूँ। इसमें क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन जाएगी 8,000 और ये रिपेयर कॉस्ट जाएगी, रिपेयर 4,000, यानी कि 12,000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आ गया तीसरा साल आ गया, तीसरे साल में अब क्या होएगा, 24,000 है कॉस्ट, यानी कि जो नेट बुक वैल्यू 24,000 है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले 5 साल थी, अब होगी 4 साल, तो 4 साल में से 2 साल आपने यूज़ कर लिए हैं, यानी 4 साल पहले 4 साल होगी ना, रिड्यूस होगी। मैं ऐसा लिखता हूँ, पहले थी लाइफ 5 ईयर्स, फिर क्या हुआ, ड्यू टू एक्सीडेंट 1 साल कम हो गया, 1 ड्यू टू एक्सीडेंट, तो 4 होगी, रिमेनिंग 4। उसमें से भी आपने 2 साल यूज़ कर लिए हैं, ये देखें यहाँ पे 2 साल आपने यूज़ कर लिए हैं। अब आपके पास कितना रिमेनिंग लाइफ रहेगी, 2 साल रिमेनिंग लाइफ रहेगी। अब रिमेन लाइफ 2 साल की रिमेनिंग लाइफ रहेगी, तो इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितनी आई, 12,000। अब आप NBV कैसे निकालेंगे, 24,000 थी कॉस्ट, ये पिछले साल कितनी थी, 24,000, उसमें से 12,000 डेप्रिसिएशन में निकल जाएगा, तो 12,000 रह जाएगी नेट बुक वैल्यू, यानी इस बार नेट बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी, 12,000। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना, मेरे साथ होना साथ साथ। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉस्ट। इसमें मेजरमेंट मॉडल्स पढ़ते हैं अब, कि कौन कौन से तरीक़ों से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, कॉस्ट मॉडल है और रिवैल्यूएशन मॉडल है। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है कि कॉस्ट मॉडल ये है कि आपके कॉस्ट के ऊपर चलते हो, कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग लाइफ, यानी कि जो भी लाइफ आएगी उसकी रिमेनिंग लाइफ, इस तरह से आप कॉस्ट वैल्यू निकालते हो। और रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है, जिस पे आप रीवैल्यू करते हो। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको एक लिख के देता हूँ,
कि जी कॉस्ट है, सपोज करें पहले यहाँ पे मैं टाइमलाइन बनाता हूँ एक, यानी कि ज़ीरो सा टाइप पे, यानी पहले साल के पहले दिन सपोज करें आपके पास था 100 मिलियन। फिर ईयर 1 पे ये हो गया आपका मार्केट वैल्यू इसकी होगी 200, ठीक है। और यहाँ पे ईयर 2 के आखिर में ये सपोज करें मार्केट वैल्यू वापस होगी 50 की मार्केट वैल्यू। अब क्या हुआ कि जब पहले साल कंपनी वाले क्या करते थे, पहले साल 100 मिलियन से 200 मिलियन तक चलेगी कॉस्ट मार्केट वैल्यू। तो मालिक तो बड़ा खुश, मालिक मैं तो ज़बरदस्त हो गया, प्रॉपर्टी अच्छी जगह पे ले ली मैंने प्रॉपर्टी ली 100 की, अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी 200 मिलियन, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला हम मार्केट हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल, इसका प्रॉफिट हम लोगों को गेन कर रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन दूसरे साल एकदम से गिर गई, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट से भी नीचे गिर गई मार्केट वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट से भी मार्केट वैल्यू नीचे गिर गई। तो फिर इस केस में फिर डायरेक्टर यहाँ पे जो कंपनी वाले थे वो कहना शुरू हो गए, नहीं हम लोग तो कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ 50 मिलियन का लॉस लिखेंगे, हम 150 का लॉस नहीं लिखेंगे, हम तो भाई हम लोग कॉस्ट वाले हैं, हम लोग कॉस्ट मॉडल पे यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से भी स्टैंडर्ड ने बोल दिया कि भाई आपने जो भी आपने एक बार चूज़ कर लिया मॉडल तो फिर उसी को लेके चलोगे आप। और ऐसा भी था, कुछ लोग क्या करते थे कि जहाँ पे अच्छी अच्छी जगह थी प्रॉपर्टी की तो उनको वो कॉस्ट मॉडल पे, जिनके अच्छी जगह पे थी मार्केट वैल्यू पे कॉस्ट करते थे, और जिनकी प्रॉपर्टी अच्छी जगह पे नहीं थी, यानी कि अगर आप सपोज़ करें आपके पास 2 घर हैं, कंपनी वाले सपोज़ करें कंपनी है, उसके 2 बिल्डिंग ली हैं, उन्होंने 2 बिल्डिंग ली हैं और दोनों बिल्डिंग एक अच्छी जगह पे है और एक थोड़ी सी अच्छी जगह पे नहीं है, सपोज़ करें अच्छी जगह पे नहीं है। जो अच्छी जगह पे थी कंपनी वालों ने बोला ये हम लोग इस पर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, और जो जगह ख़राब थी जिसकी वैल्यू कम थी, ठीक है, उसमें वो कहते थे कि हम यहाँ पे कॉस्ट मॉडल अप्लाई करते हैं। तो फिर स्टैंडर्ड ने बोला नहीं, एक ही आप ग्रुप ऑफ एसेट्स एक ही मॉडल यूज़ करोगे फॉर ऑल द ग्रुप ऑफ एसेट्स। अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हो फॉर वन कार तो अप्लाई दिस फॉर ऑल ऑफ योर कार्स। if you are applying if you are applying for a cost model for your property, one property, तो अप्लाई फॉर ऑल अदर प्रॉपर्टीज़। फिर स्टैंडर्ड ने बोला कि आप अगर गाड़ियाँ आपका बिजनेस है आपका, अगर आप एक गाड़ी के ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हो तो फिर सारी गाड़ियों के ऊपर यूज़ करो। फिर आप ये चेरी पिकिंग नहीं कर सकते, एक चीज़ ले ली एक चीज़ नहीं ले ली उस पर ये कर दिया, वैसा नहीं कर सकते फिर आप। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अगर मॉडल है तो कब कब आपने रीवैल्यू करना है। रीवैल्यू आपने कब निकालनी है, क्या रोज़ाना निकालनी है, क्या 6 महीने बाद, क्या साल बाद, क्या 10 साल के बाद आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है। तो इस पे स्टैंडर्ड ने तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा, इसमें बस यही है कि आपने जब आप मटेरियल चेंज आए, अगर आपने सपोज करें 3 दिन के बाद ही निकाली है, 3 महीने के बाद आपने रीवैल्यूएशन किया तो आपको सिर्फ 50 या 100 का डिफरेंस मिला तो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मटीरियलिस्टिक नहीं है, तो फिर आप उसी वैल्यू पे रखो, फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अभी। अगर हाँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पे 100 की थी अब लाइक ज़्यादा होगी, 200 से ऊपर निकल गई, उस केस में फिर आप कर सकते हो, उस केस में इजाज़त है कि आप करोगे। ठीक है, इसमें हम लोग पहले केस पढ़ते हैं, नॉन डेप्रिसिएटिंग चलें ये पढ़ते हैं अभी। नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट, जैसे कि लैंड के डेप्रिशिएट नहीं होता ना, नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट है और आप रीवैल्यू कर रहे हो। यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाते हैं, ईयर 0 ईयर 1, सपोज करें कॉस्ट थी इसकी 100 मिलियन, ठीक है, और ईयर 1 पे मार्केट वैल्यू इसकी हो गई 150 मिलियन, ठीक है। अभी हम रीवैल्यूएशन पढ़ेंगे लेकिन नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट का, नॉन डेप्रिशिएटिंग। इसके बाद वो भी हम लोग पढ़ेंगे जिसमें स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है या रिड्यूसिंग बैलेंस है, वो सब मैं पढ़ाऊँगा अभी।
ठीक है। ये चलिए बात आ गई नॉन डेप्रिसिएशन एसेट की। जो नॉन डेप्रिशिएटिंग है जैसे लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, ठीक है। कॉस्ट आपकी थी 100, आपने 1 साल के बाद इसकी वैल्यू होगी 150, यानी वैल्यू बढ़ गई। इस केस में हम कैसे करेंगे, जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बहुत पहले, सी इज इक्वल टू ए माइनस लाइबिलिटीज़, यानी कि कैपिटल और इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स भी जिसे बोलते हैं, यानी एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। अब आप देखो, अब आपके यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है ना, एसेट बढ़ रहा है। अगर एसेट बढ़ेगा तो यहाँ पे ये मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी। हाँ, अगर ऐसा हो ए माइनस एल, अगर ये बढ़े ना, यानी इसका मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो माइनस ज़्यादा होएगा, तो ये आपका ये कैपिटल जो आपका इक्विटी है ये गिरेगा। तो इस केस में देखो, इस केस में क्या हुआ है, आपका पहले 100 मिलियन था, 150 हो गया, तो कि एसेट बढ़ गया ना आपका। तो जब आपका एसेट बढ़ गया तो फिर आपका इक्विटी बढ़ेगा। तो एसेट जब बढ़ेगा तो हम लोग, एसेट बढ़ा है तो अब एसेट में डाल देंगे। एंट्री क्या करेंगे, लैंड, क्योंकि लैंड है पहले 100 की थी, अब 150 की होगी, यानी 50 से बढ़ गई, 50 से बढ़ गई। ये आपने डेबिट कर दिया। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है। ये भी क्लियर होगी बात। क्रेडिट किसको करेंगे, हम अब देखते हैं क्रेडिट किसको करना है। तो क्रेडिट जैसे मैंने यहाँ पे बताया एक्विटी है, तो एक्विटी को डेबिट क्रेडिट करेंगे। एक्विटी में क्या आएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व को आप क्रेडिट कर दोगे 50 से। इसका क्या मतलब हुआ, जब आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है, यानी कि लाइबिलिटी साइड बढ़ती है, या फिर आपका जब एक्विटी बढ़ती है तो ये क्रेडिट होती है, तो ये बैलेंस मैच करेगा ऐसे। यानी कि जब लैंड बढ़ेगी तो आपने डेबिट करना है, इधर से आपकी इक्विटी बढ़ेगी तो आपने क्रेडिट कर दिया। ये तो था केस 1। अब केस 2 देखते हैं। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ तो आप एक एक जो है क्वेश्चन पे वीडियो पॉज कर सकते हैं। आई एम जस्ट सेविंग माई टाइम। ईयर 1 पे कॉस्ट है आपकी, सपोज करें 100, ठीक है। अब आपके पास मार्केट वैल्यू आ गई इस पे 75, यानी कि वैल्यू गिर गई। अब आप क्या करेंगे इस केस में, पहले जो आपके पास बिल्डिंग थी उसकी कॉस्ट थी 100 मिलियन, ठीक है, एकदम से 75 मिलियन, यानी कि कॉस्ट से भी नीचे गिर गई। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था सी ये वाली इक्वेशन, तो हम लोगों ने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। प्रूडेंस में क्या था, हाँ एक मैं बताता चलूँ पहले कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं लिख सकते हैं हम लोग। ऐसा भी तो है कि लैंड आपने डेबिट किया और क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस को कर दो, यानी कि आपको ये मैं प्रॉफिट मिल गया मुझे, ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड है, ये रियलाइज़ नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, आपको पैसा नहीं मिला, बस आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ी है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में तब लेके जाओगे जब जिस दिन आप इसे बेचोगे, जिस दिन आप इसे सेल करोगे, जिस दिन आप इसे सेल करोगे उस दिन आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे, अभी नहीं लेके जा सकते, अभी आप इक्विटी में लेके जाओगे। ये केस में हमने बता दिया, ठीक है। अब आप इसमें आ जाओ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि जैसे ही कोई लॉस आए, आपको एक्सपेक्टेड हो लॉस आने वाला है, तो उससे उसी वक्त ही नोट कर लो, यही पढ़ा है हमने। तो इसका मतलब है कि इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कितने में, 25 से, क्योंकि 25 का लॉस हुआ है ना, 25 से उसे ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट कर देंगे। जब एक्सपेंस डेबिट होता है तो बढ़ता है, तो इसलिए डेबिट हो रहा है एक्सपेंस, एज ए एक्सपेंस, क्योंकि अब आपका एक्सपेंस हुआ है ना। तो किसके अगेंस्ट हुआ है, तो लैंड की वैल्यू हुई है ना, तो लैंड कम हुआ है 25 से, तो लैंड क्रेडिट कर देंगे। जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है,
जब एसेट कम होएगा तो वो क्रेडिट होता है, इसीलिए फिर इसे क्रेडिट कर देंगे 25 के साथ। ये डबल एंट्री आ गई इसकी। ये देखिए यहाँ पे क्या था कि अभी हमारी एसेट कम हुआ है, अगर एसेट कम हुआ है तो इक्विटी भी कम हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, एसेट कम हुआ है और इसमें हम लोग इक्विटी नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है जैसे ही लॉस होए तो प्रॉफिट एंड लॉस में करो, तो इसलिए हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। अब केस 3 पढ़ते हैं। कॉस्ट 1 3, यानी कि पहले साल कितनी कॉस्ट थी, सपोज करें 100 मिलियन। ठीक है, आपके पास एसेट था, उसकी कॉस्ट थी 100 मिलियन पहले साल। यहाँ पे ज़ीरो, ये ऑन द पॉइंट, पहले साल और फिर दूसरे साल। पहले साल क्या हुआ कि मार्केट वैल्यू होगी, अब मार्केट वैल्यू होगी 140, यानी पहले कितनी थी 100 मिलियन, अब कितनी होगी 140। एंड सपोज करें दूसरे साल के आखिर में मार्केट वैल्यू होगी इसकी 80, यानी कि पहले एकदम बढ़ी है फिर एकदम से नीचे आ गई, कॉस्ट से भी नीचे चलेगी। इस केस में कैसे करेंगे हम, अब ये पढ़ते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, एक मिनट में आपको ये मैं बताता चलूँ। ऐसे इस साल में इस वाले सेशन में क्या होगा, पहले कितनी थी, कितने से वैल्यू बढ़ गई 40 से, क्या बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ेगा, सपोज करें ये लैंड है, हम लैंड पढ़ रहे हैं तो डेबिट करेंगे, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होएगा। लैंड बढ़ गई कितने से, 100 से 100 से 140 पे चलेगी, यानी कि $40 से लैंड बढ़ गई। ठीक है, आपने लैंड डेबिट कर दी। इसके बदले आप क्या करोगे, इक्विटी बढ़ गई। ठीक है, इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो क्या हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व, कितना 40 के साथ। ये पहले साल की एंट्री आ गई। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखो। अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, 140 माइनस 80 इज इक्वल टू 60। अब आप देखो इसमें से अब आपका कितना डिफरेंस आया, 60 आया। क्या चीज़ कम हो गई है, लैंड कम हो गई है आपकी, लैंड क्रेडिट करेंगे आप। इसका मतलब लैंड गिर गई है, एसेट गिरा है तो क्रेडिट हो गया, कितने से 60 से, यानी 140 था एकदम 80 पे चला गया। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लेके जाना है वो देखते हैं। तो इसमें आप ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूएशन रिजर्व कितना किया है 40। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जितना पहले इसका अगेंस्ट आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व किया है ना, पहले उसको माइनस करो, पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व को कम करो, पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व को ज़ीरो करो। तो हम लोग यानी यहाँ पर रीवैल्यूएशन रिजर्व लिखा हुआ है 40। अब हम इस साल में ये करेंगे कि रीवैल्यूएशन रिजर्व को कम करेंगे, ज़ीरो करेंगे। अगर जैसे यहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा था इसलिए ये क्रेडिट हुआ, यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है क्योंकि ये कम हो रहा है। इक्विटी कम होती है तो फिर डेबिट होती है। रीवैल्यूएशन अब जो है कम हो रहा है, कितने से, पहले 40 था, अब 40 ही लिखेंगे यहाँ पे, 40 से। अभी ये बैलेंस नहीं है, तो जो बाकी डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक्सपेंस लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस ले जाओगे, कितने का, 20 का। यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ रहा है तो इसलिए डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए ये डेबिट हो रहा है। ये देखो ये भी एंट्री होगी बैलेंस। अब ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी केस 4 पढ़ते हैं। अभी कॉस्ट है, यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरह से, लाइन बनाता हूँ, ज़ीरो कॉस्ट है इसकी, सपोज करें 100 मिलियन, यहाँ पे ईयर 1 और ये ईयर 2। यहाँ पे मार्केट वैल्यू होगी, सपोज करें पहले गिर गई, पहले हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इंक्रीज़ की थी, इसमें पहले ही साल वैल्यू गिर गई। दूसरे साल मार्केट वैल्यू होगी
सपोज करें 125 की। अब आप देखो पहले साल वैल्यू कितनी बढ़ी, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी बढ़ी, कितनी गिर गई, $30 लैंड की। तो लैंड सबसे पहले कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि लैंड कम हो रही है तो क्रेडिट हुआ है। कितने से कम हो रही है, 30 से कम होगी। और जैसे ही मैंने बताया था, जो भी एक्सपेंस आएगा उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे उसी वक्त ही। प्रॉफिट एंड लॉस में $30 ले जाएंगे। ये एक तो होगी पहले साल की एंट्री। अब आप देखो इस साल क्या हुआ। इस साल आपका ये यानी कि 70 से एक, चलिए यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, 125 माइनस 70 कितने से गई है वैल्यू, 55 से, यानी कि 170 से 125 तक गई है वैल्यू। तो कितना, 55 का डिफरेंस आया है, 55 का डिफरेंस आया इस बार, यानी कि जंप किया 55। तो लैंड कितनी है, 55 से बड़ी है लैंड। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है, एसेट बढ़ा है इसलिए ये डेबिट हो रहा है 55, कितने से, 55 से। अब आप देखो पहले हम लोग क्या करते थे, रीवैल्यूएशन रिज़र्व माइनस करते थे। रीवैल्यूएशन रिज़र्व को उतना रिवर्स करते थे, कम करते थे। इसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस किया, तो इसमें जितना लॉस हमने पहले किया है उतना ही लॉस को रिवर्स कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि क्रेडिट करेंगे, यानी कि ये जब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता है इसका मतलब कम हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे कितने से, 30 से, क्योंकि हम लोगों ने पहले 30 से ही किया था। ये देखें, ये 30 से हम लोगों ने किया। अभी भी ये बैलेंस नहीं है, तो बाकी कहाँ जाएगा, बाकी वैल्यू कहाँ लेके जाएंगे, बाकी हम लोग लेके जाएंगे जितना, क्योंकि ये अपवर्ड वैल्यू है, अपने ज़्यादा किया है तो इसको क्रेडिट करेंगे। किस वजह से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन रिज़र्व बन रहा है अभी ये रीवैल्यूएशन रिज़र्व में लेके जा सकते हैं कितनी अमाउंट से, 25 से। अब ये दूसरी एंट्री बन गई। देखो पहले में क्या था कि लॉस हुआ, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया लैंड को, क्योंकि लैंड की वैल्यू गिर गई। इस बार लैंड की वैल्यू बढ़ गई कितने से, 55 से, 55 से। उसमें से प्रॉफिट जो आपने पिछले साल 30 का माइनस करना है वो कर दो, क्योंकि रिवर्स कर रहे हो आप। और रीवैल्यूएशन जितनी वैल्यू बढ़ रही है उसके बाद भी, तो वो रीवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जा सकते हो। ये तो था केसेस सारे नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। अब हम पढ़ते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। रीवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। अभी हम ऐसे करते हैं बिल्डिंग या मशीन का पढ़ते हैं अभी। सपोज करें इस पर कॉस्ट कितनी है, 10 साल, और लाइफ है इसकी 5 ईयर्स। ठीक है, कैसे करेंगे अभी, इसमें क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन इस साल कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन 10,000 लाइफ है डिवाइडेड बाय 10,000 कॉस्ट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितनी आएगी डेप्रिसिएशन, इसमें आ रही है 2,000 और इसमें भी 2,000 डेप्रिसिएशन आई है। इस साल के आखिर तक कितनी आ जाएगी वैल्यू, एनबीवी कितनी आएगी, पहले कितनी थी, 10,000 कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन ईयर 1 ईयर 2 कितनी आई है, 2,000 एंड 2,000, तो कितनी होगी ये, 4,000। तो माइनस किया तो ये आ गई 6,000 आपकी एनबीवी आ गई। और
सपोज करें कि मार्केट वैल्यू इसमें कितनी आई है, सपोज करें मार्केट वैल्यू है 14,000, तो कितने से वैल्यू बढ़ गई इसकी, 8,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई, रीवैल्यूड बाय 8,000, यानी 8,000 से आपकी बैठे बैठे वैल्यू बढ़ गई। यानी होने कितने का चाहिए था, होना चाहिए था 6,000 का, लेकिन हुआ कितने का, मार्केट में वैल्यू लेकर आई तो पता चला 14,000 है। इस केस में फिर कैसे करेंगे, इस केस में जितनी आपने आज तक की डेप्रिसिएशन निकाली होगी वो सारी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, ज़ीरो कर देंगे, रीसेट टू ज़ीरो। आपने अभी तक डेप्रिसिएशन कितनी निकाली है, 4,000। इस केस में डेप्रिसिएशन कितनी निकाली है, 4,000। डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है, ठीक है, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया 4,000 से, ठीक है। क्रेडिट किसको करेंगे, कौन सी वैल्यू बढ़ाई है, किसकी वैल्यू बढ़ी है, रीवैल्यूड कितने से हुआ है, क्या बढ़ा है इसमें, रीवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ा है इसका, कितने से बढ़ा है, 8,000 से। तो इन दोनों में जो भी जहाँ भी डिफरेंस होए, जिस साइड पे भी डिफरेंस होए, वो सारा का सारा एसेट में ले जाओ। कितने का डिफरेंस है, 4,000 का। अभी अगर मैं आपको बिल्डिंग का अकाउंट बना के दिखाऊँ ना, इसको मैं प्रूव करता हूँ बिल्डिंग के टी अकाउंट से। ये सपोज करें बिल्डिंग का टी अकाउंट है। ब्रॉड डाउन वैल्यू कितनी थी पहले, 10,000। अब हमने क्या किया, इसको हमने बोला कि ये वाला, अब हमने क्या बोला कि जितना डेप्रिसिएशन किया हुआ है आज तक वो रिवर्स कर दो। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 4,000, ठीक है। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी आई, क्लोजिंग वैल्यू 14,000। और ये देखो, ये 14,000 और ये 14,000 मैच होना चाहिए, ये और ये, क्योंकि आपने मार्केट वैल्यू पे लेके आना था ना, तो मार्केट वैल्यू पे आ गया। ये टी अकाउंट भी एक्यूरेट हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं एक और केस डेप्रिशिएटिंग एसेट का ही। ईयर 0, 1 तो 2। कॉस्ट सपोज करें यहाँ पे है 10,000 ही, लाइफ सेम 5 ईयर्स। डेप्रिसिएशन पहले साल कितनी आनी चाहिए थी, सेम वैसे ही 10,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो कितनी आई, 2,000 डेप्रिसिएशन इधर और 2,000 इधर डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितनी नेट बुक वैल्यू निकलनी चाहिए थी, कितनी है, 10,000 है कॉस्ट, पहले साल की डेप्रिसिएशन ईयर 1 ईयर 2 कितनी 2,000, फिर इसकी भी 2,000, कितनी आनी चाहिए थी, 6,000 वैल्यू होनी चाहिए थी, नेट बुक वैल्यू। सपोज करें जब आपने वैल्यू की तो आपको पता चला मार्केट वैल्यू तो इसकी है 4,500, यानी कि कॉस्ट से भी कम है प्राइस। जब मार्केट प्राइस लगाई बिल्डिंग की, मार्केट वैल्यू निकाली, वो पता चले कि ये तो 4,500 है, तो इसका मतलब है कितने से डी वैल्यू हुआ, ये डी वैल्यू हुआ ये आपका 1,500 से। इस केस में कैसे निकाल लेंगे, सेम वैसे ही जैसे ऊपर हमने किया, इसमें बिल्डिंग गिरी है ना नीचे, जब बिल्डिंग एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, एसेट कम हुआ है, ठीक है। कौन सा एसेट कम हुआ है, बिल्डिंग कम हो गई है, कितने से कम हुई है, 1,500 से, ये देखें लिखा 1,500 से डी वैल्यू हो गई। और उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था कि जो भी डेप्रिसिएशन आज तक की होएगी वो हम रीसेट टू नील कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, यानी एक्सपेंस आउट कर देंगे। कितनी आई है, 4,000।
इन दोनों में जो डिफरेंस होएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, क्योंकि वो आपका लॉस हो गया ना। कितना आएगा? सॉरी, ये मार्केट वैल्यू 4005 एक मिनट, इसमें आपके पास आनी चाहिए। आपने मार्केट वैल्यू पे लेके आना होता था, तो इसमें आपकी मार्केट वैल्यू पे आनी चाहिए ये कॉस्ट। ये जाएगा 5500 पे, 5500 पे। ये मैं आपको टी अकाउंट में भी बताता हूँ। बिल्डिंग का टी अकाउंट बनाते हैं। ब्रॉड वैल्यू कितनी थी? ब्रॉड डाउन था, कितना था ब्रॉड डाउन? 10,000। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लेके जाएंगे 1500, क्योंकि आपको 1500 से डी वैल्यू है ना, तो ये 1500 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि आपको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। तो ये 1500 से आपका वैल्यू गिरेगी नीचे, तो इसलिए ये बिल्डिंग गिरेगी टोटल 1500 से, 5500 से। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 5500 से डी वैल्यू आई है, ठीक है, यानी कि वैल्यू इतने टोटल गिरेगी। तो क्लोजिंग इसमें कितना आ जाएगा? क्लोजिंग आएगा, ये क्लोजिंग अकाउंट में आएगा ये 4500। अब ये देखो, ये मार्केट वैल्यू और ये मार्केट वैल्यू सेम है, ये एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है ये अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला। पंद्रह सौ ये वाला, क्योंकि 1500 की डी वैल्यू हुई ना। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया आपको? अब आप देखो, यहाँ पे 1 साल भी हो सकता है और आगे कई साल भी हो सकते हैं। या तो आप इसे सेपरेट करके लेके चले जाओ, या एक ही बार कर लो। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन देख लो आप, फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अभी मैं एक बार वो करवा दूँ आपको, रिड्यूसिंग बैलेंस क्या होता है और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू। सॉरी मैं, ये है फार्मूला कॉस्ट वैल्यू का। जैसे सपोज करें कॉस्ट कितनी, 10,000। सपोज करें इसमें स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है और लाइफ है 5 ईयर्स, तो कॉस्ट कितनी आ गई? 2000, यानी कि आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 2000। और रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है? ईयर 1 आप कहते हो कि 25% रिड्यूस होएगा बैलेंस, या 10% लगा लेता हूँ, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस, यानी कि पहले कॉस्ट कितनी थी? साल के पहले साल 10,000 कॉस्ट थी, इसका 10% गिरेगा, तो 10% इसका कितना होता है? 1000। तो डेप्रिसिएशन पहले साल कितनी आई? 1000। तो इसका मतलब 9000 आपके पास वैल्यू रहेगी होगी पहले साल के आखिर में। NBV पहले साल के आखिर में रहेगी 9000। फिर अगले साल जो है वो 1000 नहीं रहेगी, अब 9000 के ऊपर 10% लगाएंगे। कॉस्ट में तो ये होता है ना कि हर साल 2000 2000 2000,
और स्ट्रेट लाइन मेथड में। और इसमें क्या होएगा, इसमें जो रिमेनिंग लाइफ है उसका 10%। अब ये 900 से गिरेगी। अब आपकी कितनी आ गई जाएगी, 8100 आ जाएगी अब वैल्यू। ये होता है रिड्यूसिंग बैलेंस। अब आपने बस क्वेश्चन में ये देखना होता है आपने कि क्या मंथ डेट वाइज देखना। मैंने तो अभी पूरा साल साल का किया है, कुछ महीने का भी होता है। जैसे आपने अकाउंटिंग आपने एसर लिया जुलाई में या जून में, तो आपने सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी है। फिर कई पे मंथली बेसिस पे निकालते हैं, कई पे पूरे 1 साल की निकालते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम है जैसे मैंने आपको सारा बताया ही है। अब जो आखिरी चीज़ है जो मैं अभी पढ़ाता हूँ वो ये है, कंपल्सरी। याद है मैंने आपको कहा था कि कंपल्सरी डिस्पोजल कॉस्ट, कि ये मैं आपको बाद में करवाता हूँ। ये वो आप करते हैं कंपल्सरी डिस्पोजल कॉस्ट, या फिर इसको कहते हैं डीकमीशनिंग कॉस्ट। यानी वही जिसमें ऑयल रिग की मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई आप कहते हो कि मुझे एसेट चाहिए, ज़मीन चाहिए आपकी 10 साल के लिए, मैंने इसमें से तेल निकालना है, फिर जो ख़राब करेगा वही सही करेगा। तो आपने मशीन लगाई, उसको मशीन को फिर आप डिस्पोज ऑफ भी करोगे ना, जब डीकमीशनड करोगे, उसे डिसमेंटल करोगे, उसकी कॉस्ट लगेगी। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो 12 महीने या 1 साल या 1 साल से ऊपर की जो कॉस्ट होती है वो प्रेजेंट वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू से। और ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में प्रेजेंट वैल्यू बताया वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जो ख़राब करेगा वही सही करेगा। तो आपकी वो ये पहले साल ही, यानी कि आपको पता है कि भाई मैंने 10 साल के बाद ये ख़र्चा लगाना है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है उसकी पहले साल ही कैलकुलेट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पीपीई को डेबिट करेंगे उतनी वैल्यू से, और लाइबिलिटी में यानी है वो हमारी लाइबिलिटी है, वो उतनी वैल्यू से लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ करेंगे कि भाई हमें पता है कि भाई हमारी ज़िम्मेदारी है, ये लाइबिलिटी है कि इसको ख़राब करके सही भी करना है। इस पे क्वेश्चंस करते हैं। सपोज करें कंपनी ने एक चीज़ खरीदी है, कंपनी ने सपोज करें एक प्लेटफॉर्म ख़रीदा है 40 मिलियन का, और कंडीशन क्या है, कंपनी नीड्स टू डीकमीशन्ड commission it after 10 years, 10 year which will cost 12 मिलियन। यानी कि 40 मिलियन एसेट का खर्चा है, प्लेटफॉर्म का खर्चा है, उसके बाद जब वो ख़त्म करेंगे तो 12 मिलियन उसके डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, और आई इंटरेस्ट रेट है 10%। अब इसका बनाते हैं, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि जिस रेट से जो है डिस्काउंटिंग होती है उसी रेट से अनवाइंडिंग भी करते हैं, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी करते हैं।
चलें ये करते हैं अभी। प्लेटफॉर्म जब ख़रीदा तो क्या एंट्री की हमने, प्लेटफॉर्म डेबिट, क्योंकि एसेट ख़रीदा है हमने तो ये डेबिट कर देंगे 40 मिलियन से, और कैश या बैंक क्रेडिट कर देंगे 40 मिलियन से। ये पहले साल की आ गई। अब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, पीवी ऑफ दिस, क्योंकि ये 12 मिलियन आपने 10 साल के बाद पे करना है। 12 मिलियन 10 साल के बाद जाके पे करना है। तो 12 मिलियन डिवाइड कर दो। यहाँ आपको एक और भी तरीका बताता हूँ। 1 + 1% और 10% इंटू नंबर ऑफ ईयर्स रेज टू पावर नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स, यानी इस साल 10 साल के बाद करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा 10 साल, इसलिए यहाँ पे 10 साल लिखी है हमने। 12 मिलियन इस तरह से कैलकुलेट कर लो, या फिर 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 10% रेज टू पावर -10 ईयर्स, तो आंसर सेम ही आएगा। सपोज करें ये आता है 4.63, यानी 12 मिलियन की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 4.63 है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक तो ये हमने एंट्री की, उसके बाद ये वाली कॉस्ट भी उसमें ऐड करेंगे प्लेटफॉर्म में। प्लेटफॉर्म को डेबिट करेंगे 4.63, क्योंकि लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी बनाएंगे हम कि ये हमारी अब जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है इतने की, कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू हर साल इतनी प्रेजेंट वैल्यू लेके जानी है, यानी कि 10 साल के बाद ये पे करनी है हमने। और हमने पढ़ा जिस रेट से डिस्काउंटिंग होती है उसी रेट से हम अनवाइंड भी करेंगे। जिस रेट से डिस्काउंटिंग होती है उसी रेट से अनवाइंडिंग होती है। तो अनवाइंड करेंगे कैसे, हर साल के एंड पे, हर साल को इसको अनवाइंड करेंगे। कितना करेंगे, 10% है ना हमारा इंटरेस्ट, ये दिख लिखा 10% इंटरेस्ट है, तो 4.63 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 0.463। इससे अनवाइंड भी करेंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब आपको एक टाइमलाइन बना के बताता हूँ, उसमें से आपको और भी समझ आ जाएगा। वन एंड टू, 1 पे कॉस्ट थी 40 मिलियन, ठीक है कॉस्ट, और साथ में ही आपने वो प्रेजेंट वैल्यू भी डाल दी इसकी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी 4.63, ये वाली प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और अब आपने कहा है कि जिस रेट से डिस्काउंटिंग होती है उसी रेट से अनवाइंडिंग भी करनी है, तो हर साल इसको अनवाइंड करेंगे, यानी ये किस में जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि आपका ख़र्चा बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे किसको, लाइबिलिटी को, क्योंकि आपने हर साल लाइबिलिटी पे करनी है। पहले कितनी थी 4.63, अब प्लस कितना हो गया 0.463, ये पहले साल आ गया। अब ये कितनी, यहाँ पे अगर प्लस करें तो ये आगे 5.093, इसमें फिर से हम लोग अनवाइंड करेंगे, फिर से हम लोग करेंगे 463, इसमें फिर ऐड करेंगे 0.463, तो यहाँ पे ये आ जाएगी, ओपन द कैलकुलेटर, 5.093 प्लस 0.463, यानी ये आ जाएगी यहाँ पे 5.556। इस तरह से आप इसको अनवाइंड करेंगे, जिस रेट पे डिस्काउंट उसी रेट पे अनवाइंडिंग। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या आ जाएगा वो देखते हैं। SOFP पे क्या आ जाएगा वो बनाते हैं, यहाँ पे SOFP यहाँ पे बनाता हूँ। 40 मिलियन का था एसेट, लिखा हुआ है 40 मिलियन का था, प्रेजेंट वैल्यू इसमें ऐड करेंगे तो अब कितनी होगी 40 +
4.63 ये हो गया 44.63 मिलियन का एसेट। इसमें डेप्रिसिएशन भी निकालनी है कि 44.63 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि वो 10 साल है ना कॉस्ट, तो कितनी है 4.463 डेप्रिसिएशन आ गई इसकी। तो माइनस डेप्रिसिएशन कितनी निकालेंगे, डेप्रिसिएशन अभी निकाली हमने 4.463, तो नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई इसकी, लेट्स सी ओपन द कैलकुलेटर। नेट बुक वैल्यू आ गई 44.63 प्लस 4.463 49.09 इसकी आ गई नेट बुक वैल्यू। और फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि आपने वो अनवाइंड भी तो किया है, नॉन करंट लाइबिलिटी ये मैंने निकाली हुई यहाँ पे 5.93 पहले साल की डेप्रिसिएशन। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे बना देता हूँ, डेप्रिसिएशन जाएगी कितनी, डेप्रिसिएशन अभी निकाली है ये वाली डेप्रिसिएशन 4.463 एंड जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस ये जाएगा इधर, कितना आएगा 0.463। और नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। जिस रेट पे डिस्काउंट उसी रेट पे अनवाइंड, ये आपने बात रखनी है यहाँ पे ज़हन में। और प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट डीकमीशनिंग कॉस्ट में ऐड करते हैं, तो आपने कॉस्ट में ये ऐड कर दी यहाँ पे। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन करूँ या यहाँ पे इसी को अगर आपको ये क्लियर है तो प्लीज़ डू लीव मी अ कमेंट, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस यहाँ पे काम होता है। तो मैं इसी को एग्जांपल से समझाता हूँ वापस। यहाँ पे करते हैं, कॉस्ट कितनी थी 40 मिलियन, यहाँ पे देखें 40 मिलियन कॉस्ट थी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, यहाँ पे फ्यूचर कैश फ्लोज या फ्यूचर एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है, ये जाएगी इधर, इसमें ऐड कर देंगे 4.463। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, ये आपके पास 44.63। अब आपने डेप्रिसिएशन निकालने के लिए डेप्रिसिएशन 44.63 डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स 4.463 ये डेप्रिसिएशन जाएगी। और हमने पढ़ा हुआ है कि जिस रेट पे डिस्काउंटिंग ये डिस्काउंट किया ना इस रेट पे, इसी रेट पे अनवाइंडिंग करेंगे। अनवाइंड करके मैं यहाँ पे करता हूँ अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट हम लोगों ने निकाला था 12 मिलियन कॉस्ट थी, और इसका था डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% इंटरेस्ट था, और इसका 10 ईयर लाइफ थी। तो ये आ गया हमारे पास कितना आया था अभी 4.63 आ गया प्रेजेंट वैल्यू। जिस रेट पे डिस्काउंट हुआ उसी रेट पे फिर अनवाइंड होएगा, क्योंकि 10% पे डिस्काउंट हुआ था तो ये 10% पे ही अनवाइंड होएगा। तो कितना आ गया 0.463। अब इसको इसमें ऐड कर दो अब इसको लाइबिलिटी कितनी, क्लोजिंग लाइबिलिटी आपके पास कितनी आ गई, क्लोजिंग लाइबिलिटी आ गई आपके पास 4.63 पहले थी, उसमें से ये इंटरेस्ट एक्सपेंस 0.463 इस साल आ गया, यानी पहले साल आपके पास क्लोजिंग जो लाइबिलिटी है वो आ गई 0.593। ये इस तरह से निकालेंगे। और डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट थी 40 मिलियन और आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ये वाली ये देखें ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली है
फॉर डीकमीशनिंग इसको ऐड कर देंगे तो ये कितनी आ गई 44.63 डिवाइड, इसको डेप्रिसिएशन निकालेंगे 44.63 डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स तो कितनी आ जाएगी 4.463। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा P&L में। ये नॉन करंट लाइबिलिटी और इनमें से ये माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन इसका माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे ये SOFP में ऐसे कर देता हूँ 44.63 माइनस डेप्रिसिएशन कितनी है 4.463 तो ये आ गई आपके पास 5.556 सॉरी कितनी आती है 49.09 नेट बुक वैल्यू, ये जाएगी बैलेंस SOFP में, ये SOFP में जाएगी। यहाँ तक बात सब क्लियर है। यहाँ पे हम लोग मैंने एक ही लेक्चर में पूरा IAS 16 कंप्लीट कर दिया आपका। अब इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपने, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे अगर कोई बात समझ नहीं है तो यू कैन लीव मी अ कमेंट। ओके सी या बाय।